नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीकांत त्यागी की लास्ट लोकेशन उत्तराखंड में मिली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नोएडा से फरार होने के बाद श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड चला गया। कल रात तक वो हरिद्वार से देहरादून के रास्ते पर था। उसकी तलाश के लिए यूपी पुलिस की एक टीम उत्तराखंड में भी लगी हुई है। जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस की तरफ से हो रहा है। आपको बता दें, लास्ट लोकेशन की जानकारी इस वक्त सामने आई है। उत्तराखंड में लास्ट लोकेशन इसकी बताई जा रही है। बीती रात हरिद्वार देहरादून रास्ते पर था श्रीकांत। नोएडा से फरार होने के बाद उत्तराखंड गया है श्रीकांत, और इसलिए एक टीम वहां पर भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। उसी सोसाइटी पर हथौड़ा चलता हुआ नजर आया। उस दीवारों पर जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे। बुलडोजर एक्शन के बीच श्रीकांत त्यागी पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह खबर सामने आई कि उसकी लास्ट लोकेशन उत्तराखंड बताई जा रही है। तो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि दरअसल श्रीकांत त्यागी है कहां, क्योंकि 60 पुलिस की टीमों का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। जगह जगह सर्विलांस के जगह उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की जा रही है। लास्ट लोकेशन उत्तराखंड है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पुलिस की गिरफ्त में श्रीकांत त्यागी नहीं आया है। लेकिन महेश शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी श्रीकांत त्यागी की। कई लोग सोसाइटी में कल रात श्रीकांत त्यागी के जो करीबी बताए जा रहे हैं वो घुसे थे, लेकिन अब ये बड़ी कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कर दी गई है, जिसमें उसके अवैध निर्माण पर अब से कुछ ही देर पहले बुलडोजर चला और एक एक करके हर वो ईंट उखाड़ दी गई जो इस अवैध निर्माण में लगाई गई थी। गालीबाज पर यह गाज, उसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नोएडा से फरार होने के बाद श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड चला गया। कल रात तक वो हरिद्वार से देहरादून के रास्ते में था। उसकी तलाश के लिए यूपी पुलिस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुकी है। जहां एक तरफ बुलडोजर एक्शन उसके अवैध निर्माण पर हुआ, वहीं दूसरी तरफ लगातार कोशिशें हो रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक दबाव पुलिस के ऊपर भी है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पर नजर बनाए हुई है। निर्देश ऐसे दिए जा रहे हैं। तो सांसद साहब मौके पर लगातार पहुंचकर देख रहे हैं। नोएडा से फरार होने के बाद अब जानकारी ये कि वो उत्तराखंड में हो सकता है, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन वहीं पर बताई जा रही है। तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि सांसद साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो आज शाम 5 बजे खत्म हो रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि उससे पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। टीम भी उत्तराखंड एक पहुंच चुकी है, लेकिन क्या आज ही गिरफ्तारी होती है या और वक्त लगता है, देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बुलडोजर चलने में वक्त नहीं लगा। बुलडोजर वहां सिर्फ गरजा, वहां जितने अवैध निर्माण श्रीकांत त्यागी के थे उनको ढाता हुआ ये बुलडोजर नजर आया, जिसके बाद सोसाइटी के लोग एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हुए, मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे। तंसीम हैदर इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तंसीम, जो जानकारी मिल रही है कि लास्ट लोकेशन उसकी उत्तराखंड रही है, टीम क्या रवाना कर दी गई है और क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी कब तक हो सकती है गिरफ्तारी? जी देखिए, जो नोएडा पुलिस है, नोएडा पुलिस की 2 टीमें इसको लगातार इसके ट्रैप में लगी हुई थी। इसका जो नंबर है 9971141451, उसको ट्रैक कर रही थी नोएडा पुलिस। तो इसकी लोकेशन हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में मिली थी, और ये फोन करीब 10 बार ऑन ऑफ हुआ है संडे को। इसकी वजह से ये पता चला कि इसकी लोकेशन उत्तराखंड में है। और पुलिस, जो हमारे सूत्र है उन्होंने बताया कि पुलिस उससे करीब 10 किलोमीटर दूर रह भी गई थी, और जब उन्होंने रेड की तो वहां से स्केप कर गए ये। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ उसने अपने फोन के जरिए अपने कई साथियों और अपने एडवोकेट्स पे भी संपर्क किया है। दरअसल वो इसलिए भी ऐसा बताया जा रहा है कि फरार हो गया था क्योंकि सैटरडे संडे पड़ रहा था, और वो ये चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर इस पूरे मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे, सुनिए। उत्तर प्रदेश में नोएडा के श्रीकांत त्यागी को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का श्रीकांत त्यागी को लेकर? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किरकिरी के सबब? देखिए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ सभी पहलुओं पर गंभीरता के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कहीं भी लाइन ऑर्डर के लिए जो भी चुनौती बने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। हम जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, क्या श्रीकांत त्यागी इतनी बड़ी पहेली बन गया कि 7 टीमें लगाई गई और 48 घंटे से चल रहा है?
पुलिस अधिकारियों को कल ही रात में निर्देश दिए गए, किसी भी स्थिति में उन्हें अरेस्ट करके और वांछित धाराओं में जेल भेजें। कोई दूसरा व्यक्ति सवाल उठ रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके ऊपर गैंगस्टर एनएसए। आप देख रहे हैं, समय बीतने दीजिए, सारी कार्रवाई होगी। जो भी भारतीय दंड संहिता में उपलब्ध धाराएं हैं और जो मुकदमे की गंभीरता है और जो गलत कार्य हुआ है उसके खिलाफ पूरी तरह से सरकार संवेदनशीलता के साथ संज्ञान में लेकर आगे बढ़ रही है। हम अपराधी को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि श्रीकांत त्यागी को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कानून के सम्मत जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो जिस तरीके से यहाँ डिप्टी सीएम आश्वासन दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि अपराधी तक जल्द से जल्द पुलिस के हाथ पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बीच टीम रवाना हो गई है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि लास्ट लोकेशन हरिद्वार और देहरादून के बीच श्रीकांत त्यागी की बताई जा रही है। रविवार को कई बार उसका फोन ऑन ऑफ किया गया, जिसकी वजह से उसकी ये लोकेशन आइडेंटिफाई हो पाई। और अब ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी छुपा हुआ है और कई अपने लॉयर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे मामले में श्रीकांत त्यागी की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के पास आखिरी लोकेशन पाया गया है और ऐसे में यूपी सरकार अब किरकिरी से बचने के लिए बुलडोजर एक्शन भी ले चुकी है। जो श्रीकांत त्यागी की अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर एक्शन सुबह हो चुका है। तो जो जानकारी, जो अपडेट आ रहे हैं, 10 बार त्यागी का फोन स्विच ऑन स्विच ऑफ हुआ है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को फेयरवेल दिया जा रहा है। सीधे आपको राज्यसभा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये इस सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। फिर भी अनेक बार आप कहते रहे हैं, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट टायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और इसलिए इस सदन को नेतृत्व देने की आपकी जिम्मेदारी भले ही पूरी हो रही हो, लेकिन आपके अनुभवों का लाभ भविष्य में सुदीर्घ काल तक देश को मिलता रहेगा। हम जैसे अनेक सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ताओं को भी मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आजादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 वर्षों की नई यात्रा शुरू कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से एक नए युग के हाथों में है। हम सब जानते हैं कि इस बार हम एक ऐसी 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, सबके सब वो लोग हैं जो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। और सबके सब बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूं उसका अपना एक सांकेतिक महत्व है, साथ में देश के नए युग का एक प्रतीक भी है। आदरणीय सभापति महोदय, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा
युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए, उनमें करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही है, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी ये लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स, बीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती।
Your each word is heard, preferred, and revered, and never countered. कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे। सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इंपैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में बीट भी होता है और वेट भी होता है, वार्मथ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, आपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे। ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा क्षेत्र हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती है। ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है। ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है
उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी ये निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणापुंज बने रहेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके अनुशासन ने इस सदन की प्रतिबद्धता और प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई दी है। आपके कार्यकाल के वर्षों में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 70% बढ़ी है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति बढ़ी है। इस दौरान करीब करीब 177 बिल पास हुए या उन पर चर्चा हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। आपके मार्गदर्शन में ऐसे कितने ही कानून बने हैं जो आधुनिक भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे निर्णय लिए हैं जो अपर हाउस की अपवर्ड जर्नी के लिए याद किए जाएंगे। सचिवालय के काम में और अधिक एफिशिएंसी लाने के लिए भी आपने एक समिति का भी गठन किया। इसी तरह राज्यसभा सचिवालय को सुव्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, पेपरलेस काम के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू करना, आपके ऐसे कितने ही काम हैं जिनके जरिए उच्च सदन को एक नई ऊंचाई मिली है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। अर्थात जिस सभा में अनुभवी लोग होते हैं वही सभा होती है, और अनुभव लोग वही है जो धर्म यानी कर्तव्य की सीख दें। आपने मार्गदर्शन में राज्यसभा ने इन मानकों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया है। आप माननीय सदस्यों को निर्देश भी देते थे और उन्हें अपने अनुभवों का लाभ भी देते थे, और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए प्यार से डांटते भी थे। मुझे विश्वास है कि किसी भी सदस्य ने आपके किसी भी शब्द को कभी अन्यथा नहीं लिया। ये पूंजी तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत जीवन में आप उन आदर्शों और मानकों का पालन करते हैं। आपने हमेशा इस बात पर बल दिया कि संसद में व्यवधान एक सीमा के बाद सदन की अवमानना के बराबर होता है। मैं आपके इन मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूं। पहले समझा जाता था कि अगर सदन में चर्चा के दौरान शोरगुल होने लगे तो कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि उसे प्रोडक्टिव भी बनाया। सदन की कार्यवाही के दौरान जब सदस्यों के बीच कभी टकराव की परिस्थिति पैदा होती थी तो आपसे बार बार सुनने को मिलता था, लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द ऑपोजिशन अपोज एंड लेट द हाउस डिस्पोज। इस सदन को दूसरे सदन से आए विधेयकों पर निश्चित रूप से सहमति या असहमति का अधिकार है। यह सदन उन्हें पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड कर सकता है, पर उन्हें रोकने की, बाधित करने की परिकल्पना
हमारे लोकतंत्र में नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी तमाम सहमतियों और असहमतियों के बावजूद आज आपको विदाई देने के लिए सदन के सभी सदस्य एक साथ उपस्थित हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये आपके लिए इस सदन के सम्मान का उदाहरण है। मैं आशा करता हूं कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लेगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपनी जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। माननीय सभापति जी, थोड़ा सा मुझे कोल्ड इफेक्ट होने की वजह से मेरी आवाज उतनी बुलंद नहीं है जितना प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारी बातें आपके सामने रखी। और ये ऐसा भी होता है, जो पहला वक्ता बात करते हैं, ये बफे सिस्टम टाइप, जो पहले जाते हैं पंक्ति में उनको ज्यादा खाना मिलता है, जो बाद में वहां पर जाएंगे थोड़ा फिर उधर इधर की बातें बोलते हैं। लेकिन मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं जो मैं खासकर आपसे एक 30-40 साल से अपनी पहचानत है। आप जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटका थे, फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, फिर ये हमारा सौभाग्य है कि आप 3 बार कर्नाटक से राज्यसभा मेंबर चुन के आए। तो सभापति जी, विचारों के सदन राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आपकी विदाई के मौके पर मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। ये तो परमानेंट हाउस होने के कारण संसदीय लोकतंत्र में राज्यसभा की अलग हैसियत है। आज जबकि देश आजादी के 75वें साल पर उत्सव मना रहा है, इस हाउस पर भी देश के लोगों की निगाहें पड़ रही है। आपके लिए नए हाउस नया रहा है, नए हम लोग नए हैं। 19 सालों तक आप राज्यसभा में सांसद रहे। आपके साथ हमारे लगाव का एक दूसरा भी कारण है, जो मैंने पहले ही बताया कि 3 बार राज्यसभा के सदस्य आप चुने गए कर्नाटक से। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में एक्टिव रहे। जय आंध्रा आंदोलन चलाने से लेकर अब तक अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आपने कई भूमिकाएं निभाई। 1978 से 1985 के बीच 2 बार आप
आंध्र प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार के दौरान 2008 से 2014 के बीच आप स्टैंडिंग कमेटी होम के चेयरमैन भी थे। मैं विशेष रूप से आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, आप भूल तो नहीं जाते क्योंकि बहुत से आर्टिकल आपने लिखते ही रहते हैं और अपने पुराने विचारों को भी दोहराते हैं। हम हर पेपर में किसी न किसी दिन वक्त वो पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आपने जो आर्टिकल 371J स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते हम कर्नाटक के लोग जब आपसे अपील किए, ये बहुत दिन से पेंडिंग है और ये जो है एनडीए सरकार में इसको नकारा गया था, लेकिन उसको किसी न किसी तरह से हैदराबाद कर्नाटक एरिया को उसको एक पुष्टि देने के लिए, प्रगति करने के लिए हम उस आर्टिकल 371J को यहाँ पर अमेंडमेंट करना चाहते थे। तब आपने फौरन उसको स्वीकार किया। यहाँ तक भी यहाँ पर ऑफिस नहीं था तो हम लोग कर्नाटक भवन में जाके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको भी बुला के हम सभी बैठकर उस आर्टिकल 371J को आपने स्वीकार किया और वो अमेंडमेंट के रूप में इस सदन में उस सदन में आया। ये भारी जो यूपीए सरकार में जो वायदा किया था वो निभाए, उसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं अगर वो याद नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। आपने बहुत बड़ा काम करने के लिए हमको हिम्मत दी और सपोर्ट किया। राज्यसभा में आपने 11 अगस्त 2017 को सभापति के रूप में अपने प्रथम भाषण में कहा था कि मुझे सभा के दोनों पक्षों की संवेदनाओं, नियमों, मेंबर्स के अधिकारों, विशेष अधिकारों और भावनाओं और कुछ अवसरों पर उनकी हताशा की जानकारी है। आपने अपने स्तर पर प्रयास किया। कई तरह के बदलाव की कोशिश के लिए आप सक्रिय रहे